वेलकम टू यूनिफाइड जंगी में आप सभी का स्वागत है। कोई कैमरा लेके गया था और जब कैमरा वापस आ गया तो मैं भी आपके सामने वापस आ गया। खैर, ये सब बकवास बातें तो होती रहेंगी। अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो मेरा आपका वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो 4 गालियाँ दीजिएगा, ठीक है ना? आज़ाद मुल्क है, आज़ादी का उपयोग कीजिएगा और अनसब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर जो है वो इलिया टुपुरिया, चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम माकाचेव को लेकर है। इलिया टुपुरिया का कहना है कि ही विल टेक आउट चार्ल्स ओलिवेरा, और फिर उसने आगे चल के ये भी कहा कि भाई देखो, चार्ल्स ओलिवेरा का रिकॉर्ड जो है ना वो बिल्कुल डिफीट से भरा हुआ है और मेरा रिकॉर्ड जो है ना अनडिफीटेड है। अजीब सी बात है ना। मैं आगे चल के इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा। और पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बात मेरे ख्याल से, क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास फाइटर है, तो उसको पता है इलिया टुपुरिया और एडी टुपुरिया की टीम को कि रिकॉर्ड फाइट नहीं करते हैं, इंसान फाइट करते हैं। और इंसान में एबिलिटी होती है पीछे के पास्ट को चेंज करने की, इंसान में एबिलिटी होती है ओवरकमिंग दी ऑड्स। तो ये तो प्योर बकवास सी बात है। और पता है आपको, मैं अपने आप से ना बार बार पूछ रहा हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पे इलिया टुपुरिया बेहतर है चार्ल्स ओलिवेरा से, और अब बार बार मेरे को जवाब ना लगभग ज़ीरो आ रहा है। फिर भी अगर मेरे को कोई कहे कि ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जो मेरे को बतानी पड़ेंगी जो इलिया टुपुरिया के पास हैं, जो चार्ल्स के पास नहीं है, तो मैं कहूँगा कि शायद थोड़ा-सा पावर ज़्यादा है। और मेरे ख्याल से सबको लगता है कि थोड़ा-सा नहीं, बहुत ज़्यादा पावर है। मैं ये नहीं मानता। और दूसरी बात जो है वो है ऐज। बट ऐज के साथ ना बाकी सारी चीज़ें जाती हैं, पावर नहीं जाती है। तो ये भी सोचना है। और बताएं आपको, इन सब ये फाइट सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग, मतलब इस फाइट में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड एस्पेक्ट क्या है इस फाइट का? मेरा मानना है कि इलिया टुपुरिया और चार्ल्स ओलिवेरा दोनों ऐसे फाइटर हैं, ओवरकमिंग दी ऑड्स वाली उनमें मेंटालिटी है। वो लगातार हारते रहेंगे और फिर जीत जाएंगे। चार्ल्स ओलिवेरा को तो आपने कई बार देखा होगा कि हर फाइट में वो हार रहा है और फिर वो जीत गया। पर इलिया टोपुरिया का रिकॉर्ड देखते हैं और उसकी फैन फॉलोइंग देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि भाई ये फाइटर तो बहुत डोमिनेट है यार, डोमिनेटिंग है, वो शुरू से लेके एंड तक डोमिनेट ही करता रहेगा। पर सच्चाई ये नहीं है, राइट? आपको हमेशा कोशिश करनी है कि दुनिया आपको जो दिखा रही है उसके एक यू नो पर्दा हटा के एक एक स्टेप आगे भी जाना है। देखिए, अगर आप वैसे ही ऑन द रिकॉर्ड आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इलिया टोपुरिया बहुत डोमिनेटिंग है। बट मैं आपको एग्जांपल दूंगा 2 टाइटल फाइट की 145 डिवीजन के, एक वोल्कानोस्की के खिलाफ और एक मैक्स होलोवे के खिलाफ। दोनों फाइट में कुल मिला के 5 राउंड हुए। 5 में से 3 राउंड जो है वो चार्ल्स ओलिवेरा, सॉरी, इलिया टोपुरिया हारा। पहली फाइट वोल्कानोस्की के खिलाफ पहला राउंड हारा, पर फिर कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड नॉकआउट किया उसने वोल्कानोस्की को। और फिर दूसरी फाइट जो कि पहला डिफेंस था उसका, मैक्स होलोवे से पहले के दोनों राउंड वो हार रहा था, फिर उसने कमिंग फ्रॉम बिहाइंड नॉकआउट किया मैक्स होलोवे को तीसरे राउंड में। सो इंटरेस्टिंग है ये फाइट। इसके अलावा उसने कुछ बातें कही हैं इस्लाम माकाचेव के बारे में, जो 3 बातें कही हैं, है ना? और मेरे हिसाब से ये इस आदमी को ना सिर्फ फाइट अच्छे से करते आता, बल्कि खबरों में कैसे बने रहना ये भी पता है। उसको पता है कि खबरों में चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ जो बकर कर रहा है उससे तो कम खबरें बनेंगी, बट इस्लाम के खिलाफ जितनी बकवास करेगा वो, उससे ज़्यादा खबरें बनेंगी। उसने इस्लाम के खिलाफ 3 फाइटें कही। पहली बात कि मैं इस्लाम से ज़िंदगी में कभी ना कभी फाइट ज़रूर करूंगा। दूसरी, मैं इस्लाम से फाइट करने के लिए 170 पाउंड में जा सकता हूँ। तीसरी, अगर मेरी पैडी पिमलेट से फाइट होती है तो पैडी पिमलेट वर्सेस इलिया टोपुरिया की फाइट बड़ी होगी इस्लाम माकाचेव वर्सेस इलिया टोपुरिया की फाइट से। झूठ नंबर 1 ये कि इस्लाम माकाचेव और इलिया टोपुरिया ज़िंदगी में कभी एक दूसरे से फाइट नहीं करेंगे, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। दोनों अपने अपने डिवीज़न में रहेंगे। दोनों की अपने, मेरे ख्याल से लाइफ में 2 या 3 फाइट बची है इस्लाम की भी, और 2 या 3 फाइट बची है इलिया टोपुरिया की भी। दोनों अपने ही डिवीज़न में रहेंगे, ठीक। इसके अलावा झूठ नंबर 2 कि वो हो सकता है कि 170 पाउंड में मूव करे। आई डोंट थिंक सो दैट इज गोइंग टू हैपन। आई डोंट थिंक सो दैट इलिया टोपुरिया इज एवर गोइंग टू गो टू 170 पाउंड, ठीक है। झूठ नंबर 3, यार इस्लाम मकाचेव से इलिया टोपुरिया की फाइट होगी ना तो वो बहुत बड़ी फाइट होगी। पैडी पिमलेट वाली फाइट लोग देखना चाहते हैं, बट इतनी बड़ी फाइट भी पैडी पिमलेट वाली फाइट नहीं होगी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो फ्रांसिस नगानू और डेना वाइट को लेकर है। डेना वाइट से हाल ही में सवाल पूछा गया, ध्यान रखिए क्या सवाल पूछा गया। सवाल पूछा गया कि क्या अगर फ्रांसिस नगानू अपना मूड चेंज करता है और यूएफसी में वापस आना चाहता है तो आप वापस आना चाहेंगे? मेरे ख्याल से डेना वाइट ने सही से सवाल सुना नहीं और दुनिया भर की बकर कर दिया कि फ्रांसिस नगानू बाहर क्या बोलता है, अंदर क्या बोलता है, अलग अलग बातें हैं, मुझे फ्रांसिस नगानू पसंद नहीं है, ये और वो और दुनिया भर की बातें। फिर फ्रांसिस नगानू ने ट्वीट किया कि डिड आई एवर से दैट आई वांट कम बैक। बात वहीं खत्म हो गई। देखिए,
अगर इन दोनों में से मतलब मेरे पास या हेड टू गन टू हेड हो, दोनों में से किसी भरोसा करना हो, फ्रांसिस नगानू पे करूँगा। फ्रांसिस नगानू ने जो कुछ भी कहा था सब कुछ सच है। पहले शुरुआत में यूएफसी का और यूएफसी का पिछवाड़ा चाटने वाला मीडिया जो है, उसने फ्रांसिस नगानू को विलेन बनाने की कोशिश की, पर जैसे-जैसे फैक्ट सामने आए, जैसे-जैसे फ्रांसिस नगानू का कोच सामने आया, हंटर गैम्बल सामने आया और यूएफसी से जो खबरें लीक हुई, उनसे पता चला कि एक्चुअली यूएफसी झूठ बोल रही थी, फ्रांसिस नगानू ने कभी झूठ नहीं बोला। ठीक है ना? यार फ्रांसिस नगानू जैसा आदमी जो है ना, उसको किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत है नहीं। फ्रांसिस नगानू जिस कठिनाई से अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे आया है ना, उसके पास डिना वाइट टाइप दोस्त नहीं थे कि भाई मेरे पे उधारी हो गई है $25,000 की, तो मेरे को बचा दो, मेरे रईस दोस्तों ने मेरे को बचा दिया और एक नई कंपनी खरीद के मेरे को दे दी चलाने के लिए। फ्रांसिस नगानू के पास ये ऑप्शन नहीं था, ठीक है ना? फ्रांसिस नगानू की लाइफ टफ है और ये लोग झूठ नहीं बोलते। ठीक? चलो चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जॉन जोन्स के रिटायरमेंट को लेकर है। इस खबर को लेकर मैं बहुत छोटी-सी बात कहना चाहूँगा। देखो, बात स्पष्ट है, जॉन जोन्स चला गया, टॉम एस्पिनॉल जो है वो फुल टाइम चैंपियन बन गया, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गया। इसके अलावा जो बातें हैं वो मेरे ख्याल से मेरे को अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा और मैं वहाँ पे करूँगा कि यार जब रिटायरमेंट लेना ही था तो ये 7 महीने का रंडी रोना क्यों? आई डोंट गेट इट। है ना? इसीलिए बहुत सी बातें हैं जो अंदर हुई होंगी, बहुत सी बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आई होंगी, बहुत सी बातें हैं जो आपको बताई नहीं गई होंगी। हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक अलग से एपिसोड बनाना पड़ेगा हमको जॉन जोन्स के रिटायरमेंट में। वैसे मैं आपसे उसमें ना ये भी बात करूँगा कि ये रिटायरमेंट मेरे को नहीं लगता कितने दिनों तक रहेगा, कितने दिनों तक नहीं रहेगा। ये उस बारे में भी हम बात करेंगे। क्या हम जॉन जोन्स को आखिरी बार फाइट करते हुए देख चुके हैं? आई डोंट नो। ठीक है ना? इन सब चीज़ों के बारे में एलैबोरेट करेंगे उस वीडियो में। अभी मैं बस इतना सा है कि जॉन जोन्स रिटायरमेंट हो गया और मेरे ख्याल से आपको 1000 वीडियो इस पे देखने को मिल गए होंगे, तो मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बताने वाला हूँ आपको जो नहीं है। ठीक? अगली बार टॉम एस्पिनॉल को लेकर है। टॉम एस्पिनॉल का कहना है कि भाई मैं यूएफसी का जो चैंपियन बन गया हूँ ना, अब मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव चैंपियन रहूँगा। आप देखेंगे कि कैसे एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, कैसे एक एक्टिव चैंपियन फाइट करता है। आपको समझ में आएगा ऐसा और आपको समझ में आएगा वैसा। यार क्या टॉम एस्पिनॉल अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गया है? बिल्कुल हाँ, बन गया। पर किस डिवीज़न का बना है? सॉरी, हेवीवेट का। हेवीवेट डिवीज़न थिन डिवीज़न है। हेवीवेट डिवीज़न खत्म डिवीज़न है। क्या आप ऐसा कोई फाइटर बता सकते हैं हेवीवेट डिवीज़न में जो हराने की औकात रखता हो टॉम एस्पिनॉल को? नहीं ना। पता है आपको इस डिवीज़न में दम कब थी? जब इसमें फ्रांसिस नगानू था या जॉन जोन्स था। सबसे बड़ी दम तो तब थी जब केन वेलास्केस का दौर चल रहा था, स्टीपे भी जिंदा था, वरडूम भी जिंदा था। हाँ, दुनिया भर के लोग थे। और ये जो हैवीवेट डिवीज़न है ना, इस पे टॉम एस्पिनॉल का रेन वैसे ही होगा जैसे कि 145 डिवीज़न में साइबॉर्ग का रहा और वह फिर बाद में 145 डिवीज़न में अमेंडा नूनेस का रहा। ये एक के बाद एक फाइटर्स को हराती रहेंगी, इनके डिफेंस जो है वो बढ़ते जाएंगे और एकदम से 5 दिन बाद लोग कहेंगे, 5 साल बाद, कि भाई ये तो हैवीवेट डिवीज़न का गोट है। यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भविष्य में कोई नहीं आएगा फाइटर और जाके चैलेंज नहीं करेगा टॉम एस्पिनॉल को, बट अभी अभी मुझे कोई फाइटर ऐसा दिखाई नहीं देता है हेवीवेट डिवीज़न में जो टॉम एस्पिनॉल को चैलेंज करे। इसीलिए दिस डिवीज़न इज गोइंग टू बी अ बोरिंग डिवीज़न अकॉर्डिंग टू मी। ठीक, चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। लास्ट खबर जो है वो फिर से जॉन जोन्स को लेकर है। जॉन जोन्स के हिट एंड रन की इशू में चार्जशीट हो गई है। तो वैसे आप जाएंगे डिटेल में देखेंगे तो इतनी बड़ी गलती लगती नहीं है जॉन जोन्स की, बट फिर भी यार जॉन जोन्स क्या इस गेम का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है? कई लोगों की नज़र में है या नहीं है, कई लोगों की नज़र में नहीं है, कई लोग उसके बारे में इस तरीके का विचार रखते हैं। मेरा विचार बहुत सिंपल सा है कि मेरा मानना है कि जॉन जोन्स वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम, राइट? ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम आई डोंट नो, बट उनमें अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो टॉप 3 में जॉन जोन्स को हटा के आप कोई लिस्ट नहीं बना सकते, है ना? पर अगर कोई सबसे बड़ा बैड बॉय था ना एमएमए का, तो वो जॉन जोन्स ही है दोस्त। कई लोग कहेंगे कि कॉनर मैकग्रेगर है, नहीं। बैड बॉय होने के पहले अचीवमेंट भी चाहिए है। जॉन जोन्स के जितने अचीवमेंट है नहीं कॉनर के। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। कहाँ चलते हैं? कहीं नहीं चलते यार, बहुत खबरें हो गई है। ठीक है, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा खबरें आप पचा भी नहीं पाओगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये दिन इनफैक्ट जंग की लड़ेंगे, जीतेंगे।